ससुराल के पहले फंक्शन में गरीब बहन की जुगाड़ू, अमीर बहन की सोने की ड्रेस। नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं माँ जी? मेरा मतलब सासू माँ जी, आपको एक बार और सोच लेना चाहिए। ये बात क्या हुई कि अगर मेरी बहन का रिश्ता आपके घर नहीं जुड़ा तो आप मेरी भी शादी कार्तिक से नहीं होने देंगी। नित्या, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है और तुम अभी से ही मुझसे जुबान चला रही हो। जाओ, मैंने जितना बोला है उस बारे में अपनी माँ और बाबा से बात करो, उसके बाद मुझे बताना। जी। नित्या ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया, जिसके बाद वो अपने माँ बाप के पास रोते हुए नीचे गई। क्या बात है नित्या बेटा, क्यों रो रही है? बाबा, मेरी सासू माँ का फोन आया था। बोल रही थी कि उन्हें मेरी छोटी बहन ऋषिका का भी हाथ चाहिए मेरे देवर करण के लिए, और अगर आपने ऋषिका की शादी करण से नहीं की तो वो मेरी शादी भी कार्तिक के साथ नहीं करेंगी। क्या? लेकिन ये क्या बात हुई? वही तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आखिर ऐसे क्यों। लेकिन उनका छोटा बेटा तो कोई काम वाम भी नहीं करता है। ऐसे में एक निकम्मे बेरोजगार लड़के से हम अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकते हैं? अगर नहीं करेंगे तो तेरी शादी अपने घर तो ना ही सही, लेकिन मैं अपनी ऋषिका की शादी वहाँ तो करने वाली नहीं हूँ। गंगा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, जिसके बाद नित्या भी कुछ नहीं बोली और शांति से अपने कमरे में आकर लेट गई। ऋषिका और नित्या दोनों गंगा की बेटियां थीं। गंगा एक नॉर्मल मिडिल क्लास औरत थी जो अपनी 2 बेटियों और पति के साथ रहती थी। गंगा की बड़ी बेटी नित्या का रिश्ता उसकी पसंद से ही लगा हुआ था, लेकिन नित्या की सास अपने गरीब और बेरोजगार बेटे के लिए उसकी छोटी बहन का हाथ ही मांग रही थी, जिसकी वजह से नित्या का दिमाग खराब हो रहा था। नित्या इसी सोच में सारी रात नहीं सो पाई और अगली सुबह मैं क्या करूं? अगर कार्तिक की शादी मुझे खुद से करवानी है तो मेरी बहन को मेरे देवर से शादी करनी पड़ेगी। एक तो मेरी छोटी बहन एक नंबर की जुगाड़ू है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके यही जुगाड़ ससुराल में भी सभी का दिल जीत ले। लेकिन अगर मैंने ये सब सोचकर उसकी शादी अपने ससुराल में पक्की नहीं करवाई तो मेरी भी शादी कार्तिक से नहीं हो पाएगी। ना बाबा ना, मैं तो चाहे जो हो जाए कार्तिक से ही शादी करूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे ऋषिका को अपने बेरोजगार देवर को ही सौंपना पड़े। नित्या बस अपने फायदे के लिए अपनी बहन को एक बेरोजगार लड़के को सौंपने को भी तैयार थी। यही सब सोचते हुए वो अपनी बहन के पास आई, जहां ऋषिका जुगाड़ से पर्दे में से तकिए के कवर बना रही थी। ऋषिका, तू क्या कुछ जरूरी काम कर रही है क्या? कुछ खास नहीं दीदी, बस मेरे कमरे के पर्दे जरा खराब हो गए थे तो मैंने उनमें से ये तकिया कवर बना दिए। अच्छा जुगाड़ किया ना? क्या बात है दीदी, आप कुछ उदास लग रही हैं? उदास लग नहीं रही हूँ, मैं उदास ही हूँ, तू जानती है। नित्या ने ऐसे बोलकर ऋषिका को सारी बात बताई। और ऋषिका, तू अपनी शादी मेरे देवर से करने को माँ बाबा को मना लेना। तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तेरी वजह से मुझे मेरी पसंद का ससुराल मिल जाएगा। लेकिन दीदी, आपके देवर तो बेरोजगार हैं। आप चाहती हो कि मैं आपके लिए एक बेरोजगार लड़के से शादी कर लूं? अरे पागल, वो बेरोजगार नहीं है, बस अभी एक बड़ा भाई कमा रहा था तो इस वजह से थोड़े बेफिक्र थे। लेकिन जब उसकी शादी तुझसे होगी तो वो फिर कोई ना कोई तो काम करेगा ही। देख ऋषिका, मना मत करना, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है, नहीं तो मेरा रिश्ता भी कार्तिक से खत्म हो जाएगा। ठीक है दीदी, बस आपकी खातिर मैं आपके देवर से शादी करने को राजी हूँ। अरे वाह, तो चल ना माँ बाबा से बात करने चलते हैं। अभी नहीं दीदी, थोड़ा सा दिमाग और जुगाड़ से काम कर लो। अभी तो सुबह है ना, न जाने उनका मूड कैसा हो। हम शाम के वक्त बात करेंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। ऋषिका की बात सुनकर नित्या रुक गई। कैसे कैसे नित्या ने शाम तक का इंतजार किया और शाम के वक्त हम दोनों तो माँ बाबा से बात करने जा रहे थे ना, तो फिर रसोई। ओहो दीदी, आपने सुना नहीं क्या? अगर बड़ों को खुश करना है तो पहले उनके पेट को खुश करना पड़ता है। हम दोनों यहाँ माँ बाबा की मनपसंद चाय और साथ में समोसे और चिला बनाएंगे, तब हम उनसे बात करेंगे। देखना, इसे पीने के बाद तो माँ बाबा जरूरी हामी भर देंगे। ठीक है, कर लिया मैंने तेरी बात पर भरोसा, चल बनाते हैं। दोनों बहनों ने साथ मिलकर समोसा और चीला बनाया और फिर गर्मा गर्म चाय के साथ वो ये तीनों चीजें लेकर अपने माँ बाप के पास चली गई, जहां उन्होंने बड़ी ही समझदारी से गणेश और गंगा से बात की। ठीक है, अगर तुम दोनों इतना जोर दे रही हो और ऋषिका को भी इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं मलेश जी से ऋषिका के बारे में भी बात कर लूंगा। गणेश की बात सुनकर नित्या को बहुत ज्यादा खुशी हुई। गणेश ने उसी दिन नित्या की होने वाली सास से अपनी छोटी बेटी ऋषिका का भी रिश्ता पक्का कर दिया।
देखते ही देखते दोनों बहनों का मायके का सफर पूरा हुआ और वो दिन भी आया जब वो दोनों अपने ही ससुराल आ गई। आज दोनों बहनों की पहली रसोई की रस्म होती है। दीदी की मदद करने के चक्कर में मैंने अपने बारे में नहीं सोचा। मेरे पति गरीब है, इसलिए मेरे पास तो बस माँ के ही दिए हुए कपड़े हैं। चलो कोई नहीं, माँ ने जो ये अंगूरी साड़ी दी थी, आज ये पहन लेती हूँ। ऋषिका को कुछ भी सामान नहीं मिला था। उसका बस एक मामूली सा कमरा था और उस पर कपड़े और नई दुल्हनों वाला सामान भी ज्यादा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ नित्या। कार्तिक ने तो शादी होते ही मेरा कबर्ड भर दिया है। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या पहनूं। अरे हाँ, ये वाला गाउन अच्छा है, तो लाइट भी है और कंफर्टेबल भी। मैं यही पहनूंगी। आज तो जो भी हो, मुझे ऋषिका का अपने ससुराल वालों पर रंग नहीं जमने देना है। मुझे पता है वो अपना दिमाग चलाकर जरूर कुछ अच्छा ही बनाएगी, लेकिन मैं उससे भी अच्छा कुछ बनाती हूँ। नित्या शादी होने के बाद अब अपनी बहन से बैर रख रही थी। वो ऐसे ही सोचते हुए तैयार हुई, जिसके बाद दोनों बहनें नीचे चली गईं। वाह, मेरी बहुएं कितनी प्यारी लग रही हैं। जाओ बहू, जाकर बिना देरी किए अपनी पहली रसोई की रस्म कर लो। रसोई में सारा राशन कार्तिक ने रख दिया है, तो जो भी तुम्हारा दिल करे वो बना लेना। जी माँ जी। ऋषिका, ये ले चावल और दूध, इतने में तो तेरी पहली रसोई बन जाएगी ना? क्या मतलब दीदी, आप और मैं साथ में ही तो खाना बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब सारा राशन तो मेरे पति ने भरा है, तो मैं ये सारा तुझे इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। जितना दिया है तो उससे ही कुछ बना। ये क्या बात हुई, दीदी तो ससुराल आते ही बदल गई। ऋषिका नित्या की बात को सुनकर उदास हो गई थी, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। उसने बस शांति से चावल और दूध ले लिया, जिसके बाद दोनों बहनों ने अपनी पहली रसोई बनाना शुरू किया। हाँ, मैं जानती हूँ ऋषिका, इन चावलों और दूध में तू बस मामूली सी खीर ही बनाएगी, और ऐसे में पहली रसोई में मेरा इम्प्रेशन ज्यादा होगा और तेरा कम। नित्या ऐसे ही सोचकर खाना बनाने लगी। कुछ ही देर में दोनों बहनों का खाना बन गया, जिसको उन्होंने टेबल पर लगाया। और भाभी, आप दोनों ने क्या क्या बनाया? सोनाली, मैंने बनाई है पूरी सब्जी और साथ में कस्टर्ड। अरे वाह! और आपने ऋषिका भाभी? मैंने खीर बनाई है, कैरामेल वाली। कैरामेल वाली खीर? अरे वाह! वो तो मुझे भाई पहले तो खीर ही दे दो। मैं भी पहले ही कैरामेल खीर ही खाऊंगी। सभी घर वालों को कैरामेल खीर सुनकर काफी स्वादिष्ट लगी, जिसकी वजह से सभी ने पहले खीर ही खाई और नित्या का सबसे मूड खराब सा हो गया। वाह बहू, बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई है तूने। अरे नहीं, मैंने तो सुबह कपड़े छत पर डलवाए थे, अब तक तो धूप से उनका पापड़ बन गया होगा। माँ जी, मैं लेकर आ जाती हूँ कपड़े। ऋषिका अपनी सास की बात को सुनकर छत से कपड़े लेने को चली गई। जैसे ही ऋषिका ने छत का दरवाजा खोला, अरे छत पर कितने सारे कबूतर हैं, गर्मी कितनी ज्यादा है। ये जरूर कुछ खाने की तलाश में यहाँ वहाँ आए होंगे। मुझे इनके लिए कुछ लाना चाहिए। ऋषिका बिना कपड़े लिए ही नीचे गई और रसोई में कबूतरों को डालने को दाना ढूंढने लगी। कुछ ही देर के बाद उसे एक बाजरे का पैकेट मिल गया, जिसको लेकर ऋषिका छत पर आ गई और उसने खाना और पानी कबूतरों को रखा। अब तुम आराम से खा लो, तब तक मैं कपड़े उतार लेती हूँ। ऋषिका कबूतरों को खाना डालकर कपड़े उतारने लगी। कुछ देर बाद जब उसने रस्सी से सारे कपड़े उतार लिए, तो उसने देखा कि काफी कबूतर उड़ चुके थे और उनके ढेर सारे पंख छत पर ही थे। कबूतर के पंख कितने सारे, मैं इन्हें उठा लेती हूँ, किसी काम तो आ ही जाएंगे। ऋषिका ने कबूतरों के पंख को बीन लिया और वो नीचे आ गई। अब रोजाना ऐसे ही होने लगा था। ऋषिका कबूतरों को खाना देती और अगले दिन जब वो खाना रखने आती तो उसे बहुत बहुत सारे कबूतरों के पंख मिल जाते, जिन्हें वो उठा लेती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन ऋषिका छत पर से आ रही होती है कि तभी उसने देखा। माँ जी देखिए, मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो नमक, सौंफ, धनिया, मिर्ची, हर चीज के डब्बे मुझे बड़ा सताते हैं। इसलिए मैं ये नाम वाले रसोई के डिब्बे मंगवाने की सोच रही हूँ। इन पर नाम लिखे हुए हैं तो मुझे परेशानी नहीं होगी। अरे दीदी, इतने महंगे मसालों के डिब्बे मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि सेम दिक्कत मुझे भी होती थी, तो मैंने उसका जुगाड़ निकाल लिया। मेरे साथ रसोई में आइए। ये देखिए, मैंने स्टिकी नोट लगाए हैं और सभी डिब्बों पर उनके नाम लिख दिए। अब ये डब्बे कभी नहीं हमें तंग करेंगे और न ही इनके ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है। अरे वाह, इसको बोलते हैं दिमाग। चल नित्या, अब तेरा खर्चा होने से बच गया। ये ऋषिका हमेशा ही मेरे कामों में टांग क्यों अड़ाती है? नित्या को ऋषिका के यही जुगाड़ पसंद नहीं थे।
क्योंकि ऐसा करने से हमेशा ऋषिका की तारीफ हो जाती और नित्या को यह पसंद नहीं आता था, जिसकी वजह से नित्या ऋषिका से जलने लगी थी। ऐसे ही आज के दिन ये कमीज और ट्राउजर का सूट अब सोनाली पहन लेगी। वैसे भी सोनाली को ज्यादा मॉडर्न कपड़े पहनना पसंद नहीं है, तो वो इसको देखकर खुश हो जाएगी। ऋषिका अपनी नंद सोनाली के लिए सूट बना रही थी। कुछ ही देर में उसका सूट सिलकर तैयार हो गया, जिसके बाद वो उसे लेकर नीचे पहुंची और माँ जी ये लीजिए, गुच्ची की साड़ी खास आपके लिए है। और सोनाली ये लो, तुम्हारे लिए शॉर्ट ड्रेस लाई हूँ, बताओ कैसी लगी तुमको? हाँ भाभी अच्छी है, लेकिन कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है। अरे कहाँ छोटी है, तुम्हारी उम्र की सभी लड़कियां ऐसी ही तो ड्रेसेस पहनती है, तुम भी ना सोनाली। नहीं दीदी, ये ड्रेस सोनाली के फैशन स्टाइल को देखते हुए बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं सोनाली, मैं इस ड्रेस में कपड़ा लगाकर इसको तुम्हारे पहनने के लायक बना दूंगी। ठीक है भाभी। अरे भाभी ये आपके हाथ में क्या है? ये तो सूट है, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, देख लो। सच? फिर दिखाइए, ऐसे लेकर क्यों खड़ी हैं? अरे वाह, कितना प्यारा सूट सिलाया आपने भाभी मेरे लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहू तूने सूट सिला, लेकिन तू खुद खाली रहती है, तेरा पति भी कुछ नहीं कमाता, फिर कैसे? वो जी ये मेरा ही एक सूट था, मेरे फंसने लगा था और मैंने एक बार पहना भी नहीं था, तो सोचा क्यों ना मैं इसको सोनाली के लिए तैयार कर दूं। अच्छा तो ये जुगाड़ लगाया तूने? वैसे ऋषिका तेरे भी जुगाड़ों की क्या ही कहूँ, एक से बढ़कर एक है तेरा जुगाड़। अपनी सास की बात सुनकर ऋषिका बस मुस्कुरा दी, जबकि नित्या मन ही मन ऋषिका से बहुत ही ज्यादा जल रही थी। अपनी बहन को ससुराल लाकर मैंने अपने ही पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, जब देखो बस इसी की तारीफ होती रहती है। मेरी दोनों बहुएं ही बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। अच्छा बहुओं, मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाह रही थी। मैं ये बात करने वाली थी कि तुम दोनों की शादी बस ऐसे ही खड़ा खड़ी में ही हो गई, ना ज्यादा मेहमान आ पाए ना तुम्हें देख पाए, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों का एक फंक्शन रख दूँ, जिनमें मैं सभी मेहमानों को बुलाऊं, तो इसी बहाने सबसे तुम मिल भी लोगी और सभी की तुमसे बोलचाल भी हो जाएगी। और अब तुम बताओ कि मैं ये फंक्शन कब रखूं? माँ जी, हमारे लिए फंक्शन का मतलब है कि सभी हमें ही देखने को खास आएंगे, तो फिर हमें कपड़े वगैरह भी अच्छे ही पहनने होंगे ना। मैं क्या पहनूंगी? माँ जी आप इस फंक्शन को एक हफ्ते बाद रखना। हाँ माँ जी, इस बीच इस एक हफ्ते में हम अपने पहनने का जुगाड़ कर लेंगे। ऋषिका और नित्या ने अपनी सास से एक हफ्ते का वक्त ले लिया। एक हफ्ते बाद फंक्शन था, जिसके लिए दोनों ही बहुएं तैयारी में लग गईं। बस बहुत हो गया, जब देखो बस ऋषिका की ही तारीफ होती रहती है। इस पार्टी में तो चाहे जो हो जाए, लेकिन सबसे अच्छी तो मैं ही लगूंगी। मैं अपने लिए डिजाइनर से ड्रेस डिजाइन करवाऊंगी, और वो भी ऐसी ड्रेस की देखने वालों की आंखें फट जाएंगी। नित्या अपने लिए बहुत ही अलग सी ड्रेस डिजाइन करवाने की ठान चुकी थी, जिसके लिए वो एक बहुत ही बड़े डिजाइनर के पास गई। तो वहीं दूसरी तरफ ऋषिका। करण जी मुझे 2000 रुपए चाहिए, माँ जी हमारे लिए घर में फंक्शन रखने वाली है, तो मैं अपने लिए ड्रेस लेकर आऊंगी। नहीं ऋषिका, मैं तुम्हें 2000 नहीं दे पाऊंगा, तुम तो जानती हो कि मेरे हाथ में कोई काम नहीं है, ऐसे में 2000 बहुत बड़ी रकम है, मैं तुम्हें 2000 रुपए नहीं दे पाऊंगा ऋषिका। करण ऐसे बोलकर ऋषिका के पास से चला गया। ऋषिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस घर में परेशान होकर घूमने लगी कि उससे ज्वाला ने पूछा, बहू क्या बात है, कैसे परेशान है? माँ जी मैंने करण जी से पार्टी के लिए ड्रेस बनाने को 100,000 रुपए मांगे, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूँ? 2000 के तू क्या ही ले आएगी, ले मुझसे ले 2000 रुपए तू। सच माँ जी शुक्रिया, मैं आपके पैसे लौटाने की कोशिश करूंगी। ऋषिका ने ऐसे बोलकर ज्वाला से पैसे ले लिए, जिसके बाद उसने अपनी ड्रेस घर में ही बनाने को सोचा। वो बाजार गई जहाँ पर कच्चा कपड़ा मिलता था। अच्छी ड्रेस कलाकारी और दिमाग की मोहताज है, ना कि पैसों की। मैंने एक बार बचपन में एक मॉडल को कबूतर के पंखों की ड्रेस पहने हुए देखा था, तभी मेरा दिल हुआ कि मैं भी ऐसी ड्रेस एक दिन बनाकर जरूर पहनूंगी। क्यों ना वैसे ही एक ड्रेस अपने लिए भी डिजाइन करूं। ऋषिका के पास कबूतर के पंख भी थे। उसने कबूतरों के पंखों से ड्रेस बनाने का ही ठान लिया और उसने ड्रेस के लिए एक चमकीला कपड़ा लिया। मैं अपनी ड्रेस पर नीचे से एक बड़ा सा पंखों का बॉर्डर लगाऊंगी और ऊपर से पेटी को पंखों से ही सजाऊंगी। एक दुपट्टा भी डालूंगी जो कि मेरे सर से पीछे फर्श पर लटकेगा, और मैं उसमें भी पंख लगाऊंगी।
हाँ, मैं ऐसा ही ड्रेस बनाऊंगी, लेकिन पंख तो बस काले और सफेद हैं। अरे हाँ, मैं उन्हें पक्के रंग से डाई कर लूंगी, तो मुझे कपड़ों के साथ साथ पक्का रंग भी चाहिए ना। ऋषिका ने ऐसे बोलकर कपड़े के साथ पक्का रंग भी ले लिया, जिससे वो अपनी ड्रेस पर लगाने वाले पंखों को कलर करने वाली थी। सारा सामान लेकर ऋषिका घर आई, जिसके बाद उसने अपना ड्रेस बनाना शुरू किया। मुझे मेरे पंख डाई कर लेने चाहिए, ये मेरा पहला स्टेप होगा। अच्छा, तो अब तूने ये डाई का काम भी शुरू कर दिया क्या? अच्छा है। नित्या ऋषिका का मजाक बना रही थी, लेकिन ऋषिका ने उसकी बातों को दिल पर नहीं लिया और उसने अपनी ड्रेस को पूरा मन लगाकर बनाया। देखते ही देखते फंक्शन का दिन आ गया और दोनों बहनें अपने अपने कमरों में तैयार होने लगी। मेहमान भी आ चुके थे। ऐसे में पहले नित्या ने पार्टी में एंट्री की। नित्या की ड्रेस और लुक को देखकर सभी चौंक गए। नित्या ने सोने से बनी हुई शॉर्ट बॉडीकॉन ड्रेस पहनी, जो कि स्लीवलेस थी और लेंथ भी उसकी बहुत कम थी। साथ ही उसने सोने की हील्स भी पहनी हुई थी। ये है ज्वालामुखी की बहू, ये कैसे बेहुदे से कपड़े पहन कर आई है? यूं बहुएं ऐसे अधरंगे कपड़े पहनती है क्या? ज्वाला जी तो कितनी तमीजदार औरत है, बहू यही मिली थी लाने को। ओढ़ने पहनने की तो तमीज ही गायब हो गई है आजकल की लड़कियों के अंदर से। सही कहा, वैसे तो सोने की ड्रेस पहनी है, लेकिन अच्छी तो रत्ती भर भी नहीं लग रही है। सभी लोग ऐसे ही नित्या की ड्रेस की बुराई करने लगे, जिससे नित्या को काफी बुरा भी लगा। अभी सब ऐसे बोल ही रहे थे कि तभी ऋषिका ने भी एंट्री की। ऋषिका ने कबूतर के पंखों के इस्तेमाल से एक लॉन्ग बॉल गाउन पहनाया। उसके गाउन पर नीचे से लेकर काफी ऊपर तक कबूतर के पंख लगे हुए थे। ऐसे ही उसकी पूरी कोटी भी कबूतर के पंखों से भरी पड़ी थी और उसने सिर पर जूड़ा बनाकर एक दुपट्टा भी सिर पर रखा हुआ था, जो भी पूरा का पूरा पंखों से ही भरा हुआ था। ऋषिका के उस लुक ने सभी का दिल ले लिया। अरे बहना, इस बहू की ड्रेस देखो, कितनी प्यारी ड्रेस बनाई है इसने। सही कहा, इसको बोलते हैं ड्रेस। सभी मेहमान अभी ऐसे ही अब नित्या की ड्रेस को भूल चुके थे और सभी बस ऋषिका पर ही ध्यान दे रहे थे, जिससे नित्या बुरी तरह से चिढ़ गई और वो अब चुप नहीं रही। ये ड्रेस जो ज्वाला की छोटी बहू ने पहना हुआ है जरूर बहुत महंगा होगा ना? बिल्कुल भी नहीं, ये ड्रेस जरा भी महंगा नहीं है। आप जिस ड्रेस की इतनी तारीफें कर रहे हैं ना, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इसने घर में ही बनाया है, जुगाड़ से। आपको क्या लगा ये बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस पहनकर आएगी? नित्या की बात सुनकर सभी 1 मिनट को चुप हो गए। नित्या अपनी बहन का वहांडा फोड़कर खुश हो रही थी कि तभी पब्लिक के बीच से एक आदमी निकल कर आया और, ज्वाला काकी, क्या सच में ये ड्रेस आपकी बहू ने घर में ही बनाया है? अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही अच्छा है और क्रिएटिव डिजाइन है। हाँ, मैंने घर में ही बनाया है। क्या बात है। ऋषिका भाभी, आप मुझे नहीं जानती होंगे, मैं आपकी बुआ सास का लड़का हूँ और मेरा एक फैशन का ही ब्रांड है। ये ड्रेस तो मेरे दिल को छू गया। क्या आप मेरे लिए ड्रेसेस डिजाइन करने का काम करेंगी? अगर आपने हाँ कहा तो उससे मुझे खुशी होगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अरे वाह, ये तो खुशी में डबल खुशी हो गई। नित्या ने अपनी बहन का भांडा उसे नीचे दिखाने को फोड़ा था, जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम हो गई। ये क्या, मैंने तो ऋषिका की ड्रेस के बारे में इसलिए बताया था कि ताकि इसकी बेइज्जती हो, लेकिन ये क्या, इसको तो अच्छा ऑफर मिल गया। गलती मेरी ही है जो मैंने ऐसा सोचा। अब मुझे समझ आ रहा है कि कभी किसी के बारे में बुरा सोचकर कुछ नहीं मिलता, बल्कि अपना ही मजाक बन जाता है। अब से मैं कभी ऋषिका से बैर नहीं रखूंगी, बल्कि मैं खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी, जिससे मैं किसी के दिल पर राज कर सकूं। ऋषिका को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने किसी से माफी तो नहीं मांगी, लेकिन दिल ही दिल में ऐसी गलती दोबारा कभी न दोहराने की कसम खा ली। वहीं अब ऋषिका को अपनी मेहनत की वजह से काम मिल चुका था। ऋषिका ने अपनी बुआ सास के बेटे की डील को एक्सेप्ट किया, जिसके बाद वो उसके लिए ड्रेसेस डिजाइन करने लगी। वहां करण भी उसके काम में मदद करने लगा था, जिससे अब ऋषिका के हालात भी अच्छे होते जा रहे थे और अब सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे।